संत वेंगा या लेडी वेंगा जो कई सालों पहले ये भविष्यवाणी करके भी चले गए कि 2026 में तो दुनिया खत्म है। आपका नजरिया क्या कहता है 26 को लेकर? इन चीजों को अडॉप्ट करना शुरू किया ना, दुनिया खत्म भी हो रही हो, आप जीतते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल सही बात। ज्योतिष की एक सबसे बड़ी जो सच्चाई ये है कि समाज का सबसे ऊंचा तबका इसको उपयोग करता है। कौन सा ग्रह सबसे ज्यादा प्रभावशाली है? हर ग्रह का एक महत्वपूर्ण रोल है हमारे जीवन में, एक महत्वपूर्ण रिश्ता है। अच्छा, 3 चीजें हैं जो हर आदमी अपनी जिंदगी में चाहता है। जी। सबसे पहला, मेरा करियर बहुत अच्छा हो। दूसरा, हर आदमी चाहता है कि खूबसूरत से खूबसूरत उसको जीवन साथी मिले। और तीसरा, कि कभी भी मनी का जो फ्लो है वो उसकी तरफ आता हो, बंद ना हो। कौन कौन से ग्रह हैं जो इन तीनों चीजों को प्रभावित करते हैं और कौन से कारक हैं जो इसके लिए बहुत ज्यादा जिम्मेदार हैं? प्लैनेट्स को मजबूत सिर्फ कर्मों से ही किया जा सकता है। शुक्र की स्थिति यदि आपकी कुंडली में बहुत अच्छी है तो ये मान के चलिए कि आप कुछ लग्जरी से रिलेटेड काम करें। रिश्तों में सुधार लाने के लिए या रिश्तों को सही करने के लिए किस किस तरह से 2026 के जो ग्रह हैं वो लोगों को प्रभावित करेंगे? तो 2026 में रिश्तों के लिहाज से लोगों के जीवन में बहुत तोड़-फोड़ होने वाली है। बी रेडी फॉर इट, बिकॉज 2026 में यदि आपने सूर्य के साथ चंद्रमा को भी मजबूत किया तो आपके लिए ये कॉम्बिनेशन जबरदस्त रिजल्ट देने वाला होगा। तो हमारा जो सोलमेट है वो कैसे मिलता है और क्या उसको मिलाने में भी ग्रहों का एक बहुत बड़ा रोल है हमारी जिंदगी में? जो ट्विन फ्लेम होते हैं वो कभी भी मिलते नहीं। शनि आखिरकार कैसे देवता है और शनि का हमारे जीवन में क्या प्रभाव है? नमस्कार, स्वागत है आपका दी राहुल तिवारी पॉडकास्ट में। और आज की चर्चा कई मायनों में खास है। खास इसलिए है क्योंकि हम सब लोग नए साल 2026 में प्रवेश कर चुके हैं। खास इसलिए है कि हम सब चाहते हैं कि हमारी जिंदगी जो है वो यूं ही एक स्मूथ रोड के ऊपर आराम से कंफर्टेबल के साथ चलती रहे। और खास इसलिए भी है कि वो तमाम सारे सवाल जो आपके जहन में हैं वो सवाल मैं आपकी ओर से आज के हमारे जो गेस्ट हैं उनसे पूछने जा रहा हूं। चाहे आपको करियर में परेशानी हो, चाहे आपको खुशियों की कमी हो रही हो, चाहे रिश्ते नातों में आपको दिक्कत आ रही हो, या फिर बात हो कि जीवन में आखिरकार धन कैसे आएगा, पैसा कैसे आएगा, जो काम रुके हुए हैं 2026 में क्या वो काम बनेंगे, या 2025 की ही तरह एक बार फिर जो आपने सोचा था शायद उसमें आपको थोड़ी बहुत कठिनाइयां आएंगी। इन तमाम सारे सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ इस पॉडकास्ट में मौजूद हैं जानी मानी एस्ट्रोलॉजर और एस्ट्रो भूमि की फाउंडर भूमिका कलम जी। बहुत बहुत स्वागत है मैम। थैंक यू वेरी मच। आपकी जितने भी जुड़े हुए परिवार के लोग हैं सभी को मेरा बहुत बहुत सारा धन्यवाद और बहुत सारी शुभकामनाएं 2026 के लिए। बिल्कुल। और चूंकि 2026 से ही बात शुरू करते हैं क्योंकि इसके बारे में बहुत कुछ कहा गया है जी। और जितने लोगों को हमने सुना, जितने लोगों से हमने जाना, सब 26 को लेके कुछ ना कुछ कह रहे हैं। एक थे संत वेंगा या लेडी वेंगा जो कई सालों पहले ये भविष्यवाणी करके भी चले गए कि 2026 में तो दुनिया खत्म है। और दूसरे लोग कह रहे हैं कि ये साल तो ऐसा साल है कि सूर्य के घोड़े पे जो आदमी सवार हुआ उसके रथ में बैठकर उसका सफलता को चूमना जो है तय है। आपका नजरिया क्या कहता है 26 को लेकर? राहुल जी, इसमें मेरा नजरिया कुछ नहीं करेगा, हम सीधे गणना पे बात करेंगे। क्योंकि जब हम 202 को काउंट करते हैं तो 1 नंबर आता है जो कि सन को डिनोट करता है। तो आपने सुना होगा कि ये सूर्य का वर्ष है, सारी चीजें। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यदि हम ये समझे ना कि सूर्य क्या देता है, मैं ज्योतिष से भी आपको समझाऊंगी, लेकिन न्यूमरोलॉजिकली भी देखिए सूर्य, आप ज्योतिष में बिलीव करें ना करें, आप भगवान को माने ना माने, कोई फर्क नहीं पड़ता। सूर्य उसी समय पर उदित होगा जब उसका समय है, और उसी समय पे सूर्यास्त हम कहेंगे, सनसेट कहेंगे, कि जो उनका टाइम है। तो सबसे पहली चीज जो जीवन की ऊर्जा के लिए आवश्यक है वो है डिसिप्लिन, टाइमिंग। जब भी हम सन की ऊर्जाओं की बात करेंगे, एनर्जीज को अपनी इनहेंस करने की बात करेंगे, तो आपकी लाइफ में जितना डिसिप्लिन आएगा, पंक्चुअलिटीज आएंगी, जितना आप चीजों को, ऊर्जाओं को देने के लिए तत्पर रहेंगे। सन लेता नहीं है, देता ही है। बिल्कुल सही बात है। जैसे ही आपने किसी भी ग्रह की इन चीजों को अडॉप्ट करना शुरू किया ना, दुनिया खत्म भी हो रही हो, आप जीतते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात। अच्छा, आपने बात की कि चाहे माने या ना माने सूर्य तो अपना काम वैसे ही करेगा। तमाम सारे जो ग्रह हैं, खासकर नवग्रह की जब हम बात करते हैं तो सनातन संस्कृति में तो नवग्रह देवता का एक विशेष स्थान है। बिल्कुल।
लेकिन ज्योतिष में भी नवग्रह अपना रोल निभाते हैं। हाँ हाँ। ग्रहों की ऊर्जाएं किस तरह से काम करती है और जो नहीं मानता है क्या हम्म। उसके जीवन को भी उतना ही प्रभावित करेगी जो लोग जानते हैं, मानते हैं, समझते हैं? देखिए, एक बात समझ लीजिए, बहुत स्पष्ट है। हर वो प्राणी जो इस संसार में है, जो श्वास ले रहा है, जो ऑक्सीजन ले रहा है, उस सब पर ग्रहों की ऊर्जाओं का सीधा सीधा प्रभाव पड़ता है। बिल्कुल सही। आपके मानने से किसी ग्रह को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपके नहीं मानने से ये पृथ्वी नहीं बदलेगी। बिल्कुल। सिर्फ इतना है कि यदि आप मान लेते हैं और आप उस चीज की समझ रखते हैं, तो आप अपने जीवन में कर्मों से उसका सुधार कर लेते हैं और आप जल्दी जीत जाते हैं। ज्योतिष की एक सबसे बड़ी जो सच्चाई ये है कि समाज का सबसे ऊंचा तबका इसको उपयोग करता है, और वो इसीलिए उपयोग करता है क्योंकि वो जहां पहुंचे हैं ना, वहां से चीजें और ज्यादा आगे ले जाने के लिए उन्हें, आप कहीं भी देख लीजिए, ज्योतिष को सबसे पहले राजा महाराजाओं ने ही उपयोग किया है। राजा के बनने के गणित से लेकर राज्य अभिषेक, बच्चे के जन्म को लेकर, किसी भी युद्ध को लेकर, इन सब जगह ज्योतिष का इतना उपयोग किया गया। लेकिन कुछ ऐसी जो मिसकंसेप्शन चली आई ज्योतिष के बारे में कि क्या होगा इससे, क्या होता है, ये सारी चीजों ने जो एक बीच में ठहराव लाया था। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि अभी जिस तरह से लोग ज्योतिष उपयोग कर रहे हैं अपने जीवन में, और सबसे महत्वपूर्ण कि उनको फॉलो कर रहे हैं। आज आप मुझसे बात कर रहे हैं और आप मुझे कह रहे हैं कि ये सन का ईयर है, तो कैसे पता चला आपको? क्या आपने इस गणना को पहले किया था? नहीं, क्योंकि इतना सोशल मीडिया में चीजें चल रही हैं, लोग उन चीजों का उपयोग कर रहे हैं, कुछ सही तरीके से कर रहे हैं, कुछ गलत भी हो रहा है। लेकिन फिर भी इससे विद्या का कोई लेना देना है नहीं है, क्योंकि ये हमारे ऋषि मुनियों द्वारा दी गई एक पूरा अभ्यास है। जिसने सही तरीके से किया होगा वो आपको सही बिल्कुल आकलन वाइज बता देगा कि भाई ये चीजें हैं, इस गणना के लिए आपको राहुल ये करना चाहिए। कई बार जो सटीक भविष्यवाणियां होती हैं वो इसी बेस पर होती हैं कि पूरे ब्रह्मांड में जो ग्रहों की चाल है वो किस तरह से है। इससे मनुष्य सहित हर उस प्राणी पर उसका असर पड़ता है जो श्वास ले रहा है, क्योंकि हमारे अंदर जो अंदर बाहर जो जा रहा है श्वास, ये सारी चीजें हमारे एक एक बॉडी के पार्ट को कहीं ना कहीं प्रभावित कर रही है। इसीलिए ज्योतिष भी उसी तरह से हमें प्रभावित करता है, इतना माइन्यूट है। इसका एक उदाहरण देती हूँ छोटा सा। चंद्रमा की बात करते हैं अपन। चंद्रमा के बारे में आपने सुना होगा कि ज्वार भाटा होता है। तब चंद्रमा का जो पूर्णिमा और अमावस्या के समय पे ज्वार भाटा के बारे में सभी को पता है और ये वैज्ञानिक तथ्य है। लेकिन ज्योतिष में चंद्रमा को आज से कई हजार वर्ष पूर्व मन का कारक बताया गया। और हमारी बॉडी में जो जल तत्व है, वाटर एलिमेंट, दैट इज 80 to 90% अराउंड। हमारे भी इमोशंस जैसे ज्वार भाटा होते हैं, बिल्कुल उसी तरह से अमावस्या और पूर्णिमा के आसपास आप देखने को मिलेगा। बराबर। इसकी स्टडी वैज्ञानिकों ने तब की जब उन्हें पता चला कि जो मेंटल हॉस्पिटल्स है वहां पर रोगियों का जो रिएक्शन है वो हर फुल मून और न्यू मून पर चेंज हो रहा है। इसकी पूरी स्टडी की गई। तो आप सोचिए कि चंद्रमा जो कि पृथ्वी के काफी निकट है, हमारा उपग्रह है, हमने पढ़ा है स्कूल में, तो उसका हमारे ऊपर इतना असर हो रहा है। और चंद्रमा हमारे जीवन में ज्योतिष में सबसे महत्वपूर्ण प्लेनेट में है। इसी तरह से जैसे आपने मुझे कहा कि सूर्य का वर्ष है, तो ऑफ कोर्स सूर्य तो रोज सुबह शाम हम देख रहे हैं। बिल्कुल। हमारे मानने नहीं मानने से सूर्य को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो जो हमें देते हैं ऊर्जा के रूप में, जीवन के रूप में, खेती के रूप में, अन्न के रूप में, क्या हम उसको बदल सकते हैं? ये हमारी शक्ति के बाहर है, लेकिन हम उन ऊर्जाओं का सही उपयोग कर सकते हैं संतुलन से। यही ज्योतिष है। और आज पता है, जब मैं आ रहा था पॉडकास्ट के लिए, तब मैंने भी एक चीज सोची कि हम जिंदगी में क्या होता है, कई बार बहुत गहराई में जाके सोचते नहीं है। पर आप देखिए कि प्रकृति ने कितना व्यवस्थित तरीके से इस पूरी प्रकृति को, इस पूरी यूनिवर्स को डिजाइन किया है। बिल्कुल। कि हर ग्रह एक फिक्स दूरी पे है। हाँ। हर ग्रह का अपना अपना काम है। ऑक्सीजन बराबर मात्रा में बनती जा रही है। डिटॉक्सिफिकेशन हमारा होता जा रहा है। हम ये कभी भी चाहकर भी नहीं कर पाते जो प्रकृति ने ऑलरेडी हमारे लिए करके दिया है। बिल्कुल सही है। ऐसे में एक सवाल ये भी उठता है कि ग्रहों की अपनी अपनी ऊर्जाएं हैं, अपना अपना प्रभाव है, और हर कुंडली में ग्रह अपना अपना रोल अपने हिसाब से अदा करते होंगे।
कौन सा ग्रह सबसे ज्यादा प्रभावशाली है और कौन सा ग्रह ऐसा है जो कम प्रभावशाली है, जिससे हमें कम से कम ज्यादा कोई प्रभाव नहीं पड़ पा रहा है? कौन सा ग्रह है जो व्यक्ति को अगर अपनी वाली पे आ जाए तो ऊपर नीचे कर सकता है, और कौन सा ग्रह है जो अगर प्यार लुटाने पे आ जाए तो आपके वारे न्यारे कर सकता है? थोड़ा सा हम चाहेंगे कि इस पर आप अपने पक्ष में- बहुत अच्छा सवाल आपने मुझसे पूछा। देखिए, ग्रहों को लेके लोगों में जो डर बना हुआ है ना, आज हम उसको जरूर तोड़ेंगे। बिल्कुल क्योंकि सबसे पहली बात है कि कोई एक ग्रह अच्छा या बुरा नहीं है, जी। हमेशा याद रखिएगा। मान लीजिए कि आपकी कुंडली में सूर्य का प्रभाव बहुत अच्छा है, तो हमेशा आपके जीवन में आपको पिता का सहयोग, गवर्नमेंट एजेंसीज का सहयोग, आपके मान सम्मान में बढ़ोतरी होती चली जाएगी आपके थोड़े से कर्म करने पर या जी। थोड़ी सी बातों को सोचने पर। लेकिन किसी की कुंडली में यदि राहु प्रभावशाली है और उसकी प्लेसमेंट बहुत अच्छी है, तो उसके जीवन में हमेशा एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होगी, जिसके बारे में जैसे आपने अपने किसी दोस्त के बारे में कभी सोचा होगा कि यार ये यहाँ पे है आज, लेकिन 2 साल बाद देखा, ओ वाओ, ही हैज हैविंग अ वेरी गुड प्रॉपर्टीज। तो उसने क्या दिमाग लगाया, कहाँ से उसने इन्वेस्ट किया, किस तरह से किया। तो ये है सही ग्रहों के बारे में जानना। लेकिन जैसे हम जब पूरे 9 ग्रहों की बात करते हैं, हर ग्रह का एक महत्वपूर्ण रोल है हमारे जीवन में, एक महत्वपूर्ण रिश्ता है, एक महत्वपूर्ण रेमेडी है उसकी। और हम जब उस संतुलन में आते हैं, इसीलिए जैसे हमारी बॉडी में भी हर ग्रह का एक स्थान दिया गया है ज्योतिष में। यदि हमें कोई रोग भी होता है तो हम वहां से समझते हैं कि किस ग्रह से प्रॉब्लम हुई होगी। इतना सटीक है ज्योतिष। ज्योतिष का यदि हम सही उपयोग करें तो आपको आपके कुल की जानकारी भी आपकी कुंडली से मिल जाती है। अच्छा। पिछले जन्मों में आपके क्या कनेक्ट रहे होंगे और किन रिश्तों में आप इस जन्म में बंधे हैं, ये भी ज्योतिष में यदि आपकी कुंडली सही बनी हुई है तो आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। ये बताइए कि कुछ लोग जो पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करते हैं, कुछ लोग हैं जो बार बार नेगेटिव बोलते हैं तो नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करते हैं, तो क्या इसका भी फर्क हमारे ग्रहों पे पड़ता है कि मैं बार बार अगर कहूँ कि यार मेरे तो ये खराब चल रहा है, मेरा तो वो खराब चल रहा है, तो शायद मेरे से बार बार बोलने से फिर उस ग्रह का प्रभाव नकारात्मक हो जाए मेरी? 100% आपने जो बोला बिल्कुल सही है। देखिए, हमारा जो कम्युनिकेशन है इसका कारक ग्रह है बुध, यानी मरकरी। जब हम बात कर रहे हैं तो हम कहाँ से बात कर रहे हैं? सबसे पहले कोई भी बात आप करेंगे तो आपका विचार बनता है। मैंने कहा कि राहुल ने आज बहुत अच्छा काम किया, मुझे बहुत सारी नई चीजें सीखने को मिली। ये मैसेज मेरे अंदर सबकॉन्शियस में गया, मैंने जब इसको वाणी के रूप में बोला, कम्युनिकेट किया, ये आपके अंदर गया, ब्रह्मांड में गया, ये एनर्जी बनी। इससे दोनों को फायदा हुआ। आपको एक अच्छा सेंस हुआ, सेंस ऑफ प्राइड, और मुझे ये खुशी हुई कि मैंने आज जो काम किया ये बहुत अच्छा था, बिकॉज ही इज अ वेरी राइट पर्सन फॉर दिस। इसी तरह से जब हम किसी की तारीफ करते हैं, अच्छे शब्दों का प्रयोग करते हैं, वही ऊर्जा हम पर लौट कर आती है। कल से वही चीजें हम पर भी एप्लीकेबल होती है, क्योंकि ब्रह्मांड में आपने कम्युनिकेशन के जरिए, साउंड के जरिए उसी ऊर्जा को जागृत कर दिया है। आप देखिए, हम साइंस में पढ़ते हैं E=mc²। यहाँ पर कोई चीज नष्ट नहीं की जा सकती। तो जब आप अच्छा बोलेंगे वो कैसे नष्ट होगा, बुरा बोलेंगे वो भी नष्ट नहीं होगा। बिल्कुल सही बात तो है। बिल्कुल वही चीज पलट के आती है। इसमें हर ग्रह का, जैसे कई बार हमारे सामने इस तरह के मामले आते हैं कि माता पिता मुझे कहते हैं कि हमारे बच्चे जो हैं वो बहुत अच्छा संगति में नहीं है। मैं कुंडली देखती हूँ, कुंडली में मैं राहु की स्थिति देखती हूँ, केतु देखती हूँ, बाकी ग्रह भी देखती हूँ। मुझे ये पता चलता है कि यदि 5वें घर में राहु है किसी बच्चे का, उसका कुछ ना कुछ सोशल कनेक्ट ऐसा हो सकता है, दोस्ती ऐसी हो सकती है कि वो बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाए। मैं माता पिता को कहती हूँ, आप इसको और अच्छी ऊर्जाओं में लगाएं, आप उससे और ज्यादा समय दें, बात करें। तो इस तरह से हमें यदि ग्रह से ये पता चल गया कि हमारी कुंडली में क्या प्रॉब्लम है, हम कर्म से उस प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। इतना साइंटिफिकली डिजाइन होती है कुंडली। क्या बात। अच्छा, 3 चीजें हैं जो हर आदमी अपनी जिंदगी में चाहता है। जी। सबसे पहला, मेरा करियर बहुत अच्छा हो, मेरी नौकरी या बिजनेस जो है वो बढ़िया चलता रहे। बिल्कुल। दूसरा, हर आदमी चाहता है कि खूबसूरत से खूबसूरत उसको जीवन साथी मिले, प्रेम उसका हमेशा बना रहे। और तीसरा, कि कभी भी मनी का जो फ्लो है वो उसकी तरफ आता हो, बंद ना हो।
कौन कौन से ग्रह हैं जो इन तीनों चीजों को प्रभावित करते हैं और कौन से कारक हैं जो इसके लिए बहुत ज्यादा जिम्मेदार हैं? सबसे पहला पॉइंट आपने पूछा है करियर कैसे आपका ग्रोथ करेगा, तो बहुत अच्छे से कुंडली भी छोड़ दें, यदि ऐसे व्यक्ति की व्यक्तिगत चॉइसेस क्या है, इससे भी हम कुंडली कई बार डिजाइन कर लेते हैं। Okay. क्योंकि हमेशा आपके पास यदि सही समय नहीं है, आपके पास बहुत जानकारी नहीं है आपके बर्थ डिटेल्स की, तो दूसरी विधाएं ज्योतिष में, जैसे टैरो हो गया, न्यूमरोलॉजी हो गई, है ना, और सामुद्रिक शास्त्र है जिसमें कि हम पूरा ऊपर से नीचे तक आपका जो चेहरा मोहरा है, अच्छा। जिसको देखकर भी बताते हैं कि आपके इंटरेस्ट एरियाज ये हैं और इन ग्रहों के प्रभाव से आप अपने जीवन में करियर बना सकते हैं। लेकिन स्पेसिफिकली कुछ करियर्स के बारे में जैसे मैं बताना चाहूंगी कि कई सारी चीजों में आजकल जो सबसे ज्यादा चल रहा है कि कंसल्टेशन का बिजनेस बहुत है। कंसल्टेशन बेसिकली कि हम किसी की मदद कर रहे हैं उसकी ग्रोथ में, तो ऐसे लोगों का गुरु बहुत मजबूत होता है। गुरु का काम ही है ज्ञान देना, किसी ना किसी को ज्ञान देके आगे बढ़ा देना, उसका हमेशा देने का काम है, वही वो करते हैं। किसी कुंडली में यदि गुरु 10th हाउस में बैठे हैं, 11th में बैठे हैं, 2nd हाउस में बैठे हैं या 5th हाउस में बैठे हैं, ऐसे लोगों को या तो टीचिंग से रिलेटेड काम करना चाहिए या फिर उनको कंसल्टेशन देना चाहिए। जिन लोगों के कुंडली में इन स्थानों पर राहु बैठे होते हैं, ऐसे लोगों को टेक्नोलॉजी का उपयोग करके अपने करियर को डिजाइन करना चाहिए। लेकिन जब इन्हीं जगहों पर जो हाउसेस मैंने बताए हैं, यदि सूर्य बैठे हैं, मंगल बैठे हैं, तो आपको गवर्नमेंट जॉब्स के लिए जरूर अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि आपको उन प्लैनेट्स की एनर्जी सपोर्ट कर रही होती है। लेकिन सिर्फ ग्रहों की ऊर्जा से ही काम नहीं बनता करियर में, आपको आपकी भी पूरी पोटेंशियल लगानी चाहिए। इसीलिए हम 5th हाउस देखते हैं कि व्यक्ति की कार्मिक ऊर्जा कितनी है, कर्म करने की क्षमता कितनी है। ऐसे जब हम 3rd हाउस देखते हैं कुंडली में, वहां से पराक्रम दिखता है, आपकी नेटवर्किंग दिखती है। तो यदि किसी का 3rd हाउस बहुत अच्छा है, तो मैं उसको कहती हूँ कि आप ऑलरेडी नेटवर्किंग से रिलेटेड किसी बिजनेस को, काम को करने में यदि इंटरेस्टेड हैं, तो अपनी ऊर्जा उसी में लगाइए। देखिए, एक एग्जाम्पल से इसे समझते हैं कि आपको कहीं जाना है, आप अपनी चाल से चलेंगे, आपके पास जो वाहन होगा आप उससे जाएंगे। लेकिन यदि आपको कोई आके बोले कि राहुल मैं भी वहीं जा रहा हूँ, आओ बैठो, एक बढ़िया ऐसी गाड़ी में आपको ले जाया जाए, तो आपको एक सपोर्ट मिल गया। इसी तरह से प्लैनेट्स के साथ भी यही है कि जब हम उस दिशा में कर्म करते हैं, हमें उस सपोर्ट से जल्दी सफलता मिलती है, हम सही जगह पे सही समय में पहुंच जाते हैं। नहीं तो ऐसा भी होता है कि 45 की उम्र में भी लोग हमसे पूछते हैं, मैडम क्या करियर चुनना चाहिए। पर क्या ऐसा होता है कि उसके हाउस में कोई और ग्रह बैठा है और वो प्रोफेशन में अलग है, तो कहीं ना कहीं उसके ग्रह उसको खींचकर वापस सही प्रोफेशन में ले आएंगे? हमेशा ऐसा नहीं होता है। जैसे मैंने आपको कहा कि कर्म का बंधन जो होता है वो व्यक्ति को बहुत ज्यादा प्रभावित करता है उसके जीवन में। जो ग्रहों की ऊर्जा है वो लक के रूप में यदि आप मानते हैं, तो जो आपका कर्म है वो आपके बहुत सारे डिसीजंस को तय कर रहा होता है। कई लोगों का ऐसा होता है कि वो लंबे समय तक नौकरी करते हैं, फिर उसके बाद बिजनेस में आते हैं और बड़ा सफलतापूर्वक बिजनेस करते हैं। और कई लोग जो बिजनेस में लंबे समय होते हैं वो बिजनेस को ही बदलते रहते हैं। ऐसे में यदि हमें यह पता हो कि हमारी कुंडली में किन ग्रहों के सपोर्ट से हमें क्या करियर चुनना चाहिए, जिससे हमें थोड़ा ग्रहों की ऊर्जा और भाग्य का साथ मिल जाए, तो जीवन और आसान हो जाता है। कई बार ऐसा होता है, जैसे मैं एक एग्जाम्पल से आपको समझाती हूँ। हमारे अहमदाबाद में रहने वाले एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉलोअर कहूंगी मैं, बहुत लंबे समय से फॉलो करने वाले व्यक्ति हैं, जिन्होंने ट्रांसपोर्ट का बिजनेस शुरू किया। और वो अपने जीवन के लगभग 15-18 साल ट्रांसपोर्ट का काम करते रहे। उन्होंने ट्रांसपोर्ट से ही बहुत पैसा बनाया, अच्छी अपनी साख बनाई, और एक दिन उसी ट्रांसपोर्ट के बिजनेस ने उनको पूरी तरह से डुबा दिया। और ऐसे समय में जब उन्होंने नए और परचेज कर लिए, ट्रक्स वगैरह ले लिए, और बाद में ये हुआ कि सब कुछ नीलाम करना पड़ा। तो जब मैंने उनकी कुंडली देखी, मैंने उन्हें कहा कि आपने किसी से पूछा था कि आपको ये बिजनेस करना है? बोले कि मुझे कई लोगों ने कहा कि मुझे करते रहना चाहिए क्योंकि मेरी कुंडली में ऐसे योग हैं कि। मैंने कहा बिल्कुल भी नहीं है। आपने जहां से पैसा लिया, यदि आपका पूरा पैसा उसी में खप गया और जो आपके जीवन भर की कमाई थी वो भी लग गया, तो ये तो प्रॉफिट नहीं हुआ। बराबर।
आपको दूसरे बिजनेसेस की तरफ फोकस करना था जो कि शनि से रिलेटेड तो बिल्कुल ना हो। यदि आप शनि से जुड़े हुए बिजनेस करते हैं, स्पेशली मैं ये बोलती हूँ बहुत सारे लोगों को, आपको जब भी शनि से रिलेटेड, जो कि कोयले का बिजनेस है, जो तेल का बिजनेस है, ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है, मशीनरी का खास उपयोग है या प्रोडक्शन का काम है, तभी करना चाहिए जब आपके शनि का सपोर्टिव रोल आपकी कुंडली में हो। वरना आपके बहुत सारे प्लैनेट्स की एनर्जी से वो बन जाता है एक समय में कि आपको प्रॉफिट आता है, लेकिन वो पैसा पूरा चला जाता है, जैसा मैंने आपको केस बताया। इसी तरह से यदि हम करियर की बात करें तो कुछ महत्वपूर्ण प्लैनेट्स हमारे हैं जिनमें हमें बहुत ज्यादा कॉशियस रहना चाहिए। जैसे राहु का 11वें घर में होना व्यक्ति को पॉलिटिकली बड़ा इन्फ्लुएंस्ड बनाता है, सामाजिक तौर पे उसको इन्फ्लुएंस्ड बनाता है, तो उसको वैसा करियर चुनना चाहिए जिसमें वो लोगों के लिए और ज्यादा सर्व कर सके। शुक्र की स्थिति यदि आपकी कुंडली में बहुत अच्छी है तो ये मान के चलिए कि आप कुछ लग्जरी से रिलेटेड काम करेंगे, लेकिन सिर्फ सेल्फ लग्जरी से काम नहीं होगा, उसमें आपको दूसरे लोगों के जीवन में लग्जरी बढ़ाने का काम करना है। आप कोई ना कोई ऐसी चीजें कर सकते हैं जिससे आप लोगों के जीवन को रोटी कपड़ा मकान से और ऊंचा कर सके। वो कोई ब्रांड से रिलेटेड काम हो सकता है, मीडिया से रिलेटेड काम हो सकता है, जिसमें शान और शौकत होती है, लग्जरी से रिलेटेड कोई भी ऐसी बड़ी चीजों को, परफ्यूम से रिलेटेड काम कर सकते हैं, स्टोन से रिलेटेड काम कर सकते हैं, जो जीवन को और एक अलग तरह से वृद्धि देता है। जब हम बात करेंगे केतु की, और केतु यदि आपके 10th हाउस में है तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक उन लोगों के लिए होता है, क्योंकि ये 48 के बाद ही स्टेबिलिटी लाता है करियर में। ऐसे लोगों को बहुत विशेष ध्यान रखना चाहिए कि हमेशा अपनी रूट से जुड़ा हुआ काम करें। केतु यदि आपके कुछ पर्टिकुलर ऐसे हाउसेस में जहां से आपका करियर डिनोट हो रहा है, जैसे कि सबसे पहले 10th हाउस हो गया, 11th हाउस हो गया, या फिर आपका 2nd हाउस हो गया, ऐसे व्यक्ति को बार बार करियर चेंज करने पड़ते हैं। कई बार ऐसा होता है कि अनस्टेबिलिटी की स्थिति में लोग हमारे पास आते हैं कि अभी तो ये काम नहीं चला, अब नया क्या करें। हमेशा याद रखिए, यदि केतु आपके 10th में, 11th में या 2nd हाउस में है, अपनी जड़ से जुड़ा हुआ काम करें। या तो वो काम करें जो आपके पिता कर रहे हो, नाना मामा कर रहे हो, उसी काम को आप आगे बढ़ाएंगे, अपनी लाइनेज को, आपको बहुत फायदा होगा और कभी फेल नहीं होंगे। तो ये तो हुई खैर करियर की बात और ग्रहों की बात, और इसमें बहुत बड़ी चीज आपने मुझे जो याद दिलाई वो है कर्मा, कि हमारे जीवन के चाहे पुराने जन्म के हो या इस जन्म के कर्म हो, कैसे वो हमें प्रभावित करते हैं। हालांकि उस सवाल पर मैं आऊंगा, वो एक अलग से उत्तर जानने की कोशिश मेरी रहेगी, क्योंकि जितने भी लोग कर्म के चक्कर में फंसे हुए हैं, मैं चाहता हूँ कि उन तमाम सारे लोगों को इस बात का जवाब मिले कि हम अपने पुराने कर्मों को कैसे काट सकते हैं और इस जन्म में कैसे उसके प्रभाव से बच सकते हैं। मगर एक चीज और यहाँ पर आती है, 2025 में हमने देखा कि बहुत ज्यादा परिवार ऐसे थे जो रिश्तों के लिहाज से जिनके लिए 2025 अच्छा नहीं रहा। 26 क्या कहता है, और रिश्तों में सुधार लाने के लिए या रिश्तों को सही करने के लिए किस किस तरह से 2026 के जो ग्रह हैं वो लोगों को प्रभावित करेंगे। जब हम न्यूमरोलॉजिकली बात कर रहे हैं तो 2026 जैसे सन का वर्ष है। सन क्या है? डिसिप्लिन तो है ही, राइट, ईगो भी है, बिल्कुल, आत्मविश्वास भी है और आत्मसम्मान भी है। जब भी आप अपने रिश्तों में ईगो को लेकर आएंगे, आपका अच्छा चलता हुआ रिश्ता भी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। बिल्कुल, इसीलिए हमेशा ध्यान रखिए कि बहुत सारी चीजों में आप यदि सहनशीलता रख लेते हैं तो आपका वो रिश्ता बहुत चलेगा। ऐसे बहुत सारे केसेस हमें अभी से देखने को भी मिल रहे हैं। कई रिश्तों में जिन लोगों ने बहुत पिछले वर्षों में इन्वेस्ट किया है, इमोशनल इन्वेस्टमेंट कहती हूँ मैं उसको, उनके भी रिश्ते इस वर्ष में नहीं चलेंगे। ये सिर्फ सूर्य का नहीं, आपके जीवन में प्रकाश का भी वर्ष है। उस क्लियरिटी में आप जीने वाले हैं कि इस रिश्ते में आपको चलना भी है या नहीं चलना है। और मैं तो इसे बहुत अच्छा मानती हूँ, क्योंकि हमारे पास जिस तरह से रिश्तों को लेके शिकायतें या जो दर्द आता है लोगों का एक दूसरे के प्रति, उसमें ये ज्यादा जरूरी है कि आप अपने रिश्तों को लेके बहुत क्लियर हो जाए। तो 2026 में रिश्तों के लिहाज से लोगों के जीवन में बहुत तोड़फोड़ होने वाली है। बी रेडी फॉर इट, बिकॉज आपको समझ आ जाएगा कि आपको किस हद तक अपने रिश्ते में इमोशंस के साथ जाना है और कहाँ रुक जाना है, और ये अच्छी बात है। तो फिर तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पहले ही उथल पुथल का शिकार होंगे
जी। वो बड़े डर से जाएंगे इस पॉडकास्ट को देख के। क्या आपको ऐसे उपाय भी बताएंगी कि अगर रिश्तों में थोड़ी सी ऊंच नीच हो रही है तो हम कैसे उसे ठीक कर सकते हैं? देखिए, ये भी अच्छी बात है। क्लियरिटी जब आपको आ गई तो डिसीजन लेना आसान हो जाएगा। लेकिन आप चाहते हैं कि मुझे इस रिश्ते को चलाना है, ये भी आपकी क्लियरिटी का पार्ट है कि सामने वाले को समझना। इसीलिए मैंने पहले ही पॉइंट बोला, यदि आपने ईगो को बीच में लाए, जो कि एक बेसिक भी है, तो नहीं चलेगा। आत्मसम्मान और ईगो में बहुत छोटी सी लाइन आ जाती है रिश्ते में। वहां पे आपको सूर्य की थोड़ी आराधना करने की जरूरत है। केसर का उपयोग कीजिए। अपने रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए 2-3 चीजें आप कर सकते हैं 2026 में। जितना आप सूर्य को पावर दें, उतना ही चंद्रमा को ग्रो करें। ओके। चंद्रमा मन का कारक होता है, स्थिरता का कारक होता है, शीतलता का कारक होता है, और सूर्य उतनी ही उग्रता का। तो आपको क्या करना है, जैसे आप केसर का उपयोग करें, अपनी खुद की बॉडी पे तिलक लगा के कर सकते हैं, दूध में आप पी सकते हैं, और साथ ही साथ हमेशा दूध का दान करते चले, तो आपका चंद्रमा जो है वो मजबूत होगा। किसी जरूरतमंद को दूध दे दिया हर सोमवार के दिन आपने, और अपने मन में थोड़ी शांति रखी। लेकिन सूर्य के साथ जब चंद्रमा की बात करते हैं तो चंद्रमा सबसे ज्यादा स्थिर होते हैं मेडिटेशन करने से। क्योंकि मैंने कहा मन के कारक है। जैसे ही आप अपनी ऊर्जाओं को अलाइन करते हैं, आपके चंद्रमा अपने आप कुंडली में बहुत अच्छे रिजल्ट देने लगते हैं। चंद्रमा सिर्फ मन का ही कारक नहीं है, चंद्रमा धन का भी कारक है। 2026 में यदि आपने सूर्य के साथ चंद्रमा को भी मजबूत किया तो आपके लिए ये कॉम्बिनेशन जबरदस्त रिजल्ट देने वाला होगा। जैसे आप डिसिप्लिन में रहेंगे, अपने सम्मान को आप प्राप्त करेंगे, वैसे ही मन स्थिर होगा। तो मैम, यहाँ जब रिश्तों की बात आई तो एक शब्द बहुत यूज होता है आजकल के दौर में, उसे हम कहते हैं सोलमेट। और एक शब्द और यूज होता है, इसको हम कहते हैं ट्विन फ्लेम्स। हाँ। अब कई बार लोग ये बोलते हैं कि यार ये मेरा सोलमेट है, ये मेरा सोलमेट नहीं है। कई बार लोग इसको सही मायनों में निकालते हैं, कई बार इसको गलत मायनों में निकालते हैं। तो हमारा जो सोलमेट है वो कैसे मिलता है, और क्या उसको मिलाने में भी ग्रहों का एक बहुत बड़ा रोल है हमारी जिंदगी में? हाँ बिल्कुल, ग्रहों का कैसे इसमें रोल है, इसको समझिए कि आपका एक टाइम होता है जिसमें आपको कोई बहुत इंपॉर्टेंट लोग मिलते हैं। हम उसको बोलते हैं कि भाई उम्र के इस पड़ाव पे तो प्रेम होना ही था, ऐसा। लेकिन आप इसको समझिए कि प्रेम जीवन में एक बार नहीं होता है, कई लोगों को कई दफा होता है प्रेम। सही बात। ठीक है, तो आपके ग्रह कैसे काम कर रहे हैं, आपका आकर्षण किस तरह से काम कर रहा है, और इसमें सबसे ज्यादा जो भूमिका निभाने वाले ग्रह हैं जो मैं आजकल देख रही हूँ, शुक्र और राहु। इनका जब कॉम्बिनेशन आपकी कुंडली में यदि पंचम घर में बन जाता है तो ऐसे व्यक्ति को एक बार नहीं कई बार प्रेम होता है। और ऐसे कई सारे केसेस हमारे पास आता है। और आजकल जो रिलेशनशिप की स्थिति, जो आपने पूछा सोलमेट, हम बात करते हैं कि भाई एक ट्रू रिलेशनशिप हमारे जीवन में हो, तो इसको ऐसे समझिए कि हमेशा सोलमेट आपका जीवन साथी हो ये बिल्कुल आवश्यक नहीं है। इसीलिए कई बार हम जीवन साथी के अलावा कई लोग जो है अपने रिश्ते ढूंढते रहते हैं। लेकिन कोई भी ग्रह जो डिसिप्लिनरी चीजों में एक्टिव होते हैं, जैसे शनि हो गए, सूर्य हो गए, मंगल हो गए, ये जब भी आप अपने जीवन में आने वाले साथी जो आपके लिए डिवोटेड है, उनके अतिरिक्त आप अपना डिवोशन कहीं और देते हैं, जिसको आजकल आप लोग एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर, ऑफिस अफेयर्स, कॉर्पोरेट, पता नहीं क्या क्या कहते हैं ना, वो सारी चीजें, उसमें आप इन्वॉल्व होते हैं, तो वहां से आपकी चीजें डिसबैलेंस शुरू होनी हो जाती। मैंने कई लोगों को देखा है जिनका शुक्र नीच का है, पुरुष हो या स्त्री हो, इसमें लिंग भेद की बात नहीं कर रही हूँ, शुक्र नीच का होगा, ऐसे लोगों को बहुत जल्दी दूसरे के प्रति आकर्षण होगा अपने जीवन साथी के अलावा। और ऐसे केसेस हम लिटरली बहुत सारे डील करते हैं। मैं समझाती हूँ, काउंसलिंग भी देती हूँ कि आप अपने ग्रहों को ही खराब करें अपने कर्मा से। बेसिकली किसी के प्रति आकर्षित होना नेगेटिव नहीं है, लेकिन किसी को वो रिस्पॉन्स देना जिससे कि आपके जीवन में भी चीटिंग हो रही है और आप कहीं ना कहीं गिल्ट फील कर रहे हो। लोग गिल्ट फील करने के बाद हमारे पास आते हैं। राइट। एक एग्जांपल देती हूँ, हमारे भारत के ही बहुत जाने माने स्टेट के पश्चिम बंगाल के से है, उनका पहले खुद का अफेयर हुआ लेडी का, उन्होंने उस चीज को कन्फेस किया मेरे सामने बात करती हुए कि मुझे
ऐसा हो रहा है। मैंने कहा ये जो अफेयर है आपका, ये आपको बहुत नेगेटिव लेके जाएगा, क्योंकि इसमें ब्लैकमेलिंग शुरू हो जाएगी। 3 महीने बाद उन्होंने मुझे एग्जैक्टली सेम चीज आके बताई कि मेरे साथ ये हो रहा है। मैंने कहा आप बिल्कुल इस चीज से हटिए और अपनी जो जिम्मेदारियां हैं उसको आप थोड़ा सा देखने की कोशिश कीजिए विथ योर बिजनेस। दूसरा, उन्होंने 1.5 साल बाद मुझे एक बात और बताई, क्योंकि वो अभी तक हमसे जुड़े हुए हैं, कि अब मेरे पति का भी अफेयर है। कर्मा पलट के आया। बिल्कुल। आप खुद जब कर रहे थे आपको अपनी गलतियां नहीं दिखाई दी। सही बात। और अब आपको वही चीज भुगतनी पड़ रही है, क्योंकि आपका इमोशनल कनेक्ट खत्म हो गया। तो मैं कहूंगी कि देखिए, सोलमेट को ढूंढने के चक्कर में कहीं आप अपनी जो प्रेजेंट लाइफ है उससे मूव ऑन मत कीजिए। बिल्कुल। सबसे पहली चीज। और जो ट्विन फ्लेम की आपने बात की, हाँ ट्विन फ्लेम होते हैं, लेकिन ट्विन फ्लेम का एक सिद्धांत है। चाइनीज एस्ट्रोलॉजी में ट्विन फ्लेम का एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स दिया हुआ है। जो ट्विन फ्लेम होते हैं वो कभी भी मिलते नहीं है। ओके, वो दूर ही दूर रहकर एक दूर ही रहते हैं और पूरा जीवन उनका विरह में जाता है। इसीलिए लोग मुझसे पूछते हैं कि ट्विन फ्लेम है तो फिर मिलना क्यों नहीं होता। मैंने कहा इसीलिए क्योंकि ट्विन फ्लेम है, आपके पिछले पिछले जन्मों का जो बकाया है वो चुकाने के लिए, इमोशनल ऋण जो आपके रह गए हैं उसमें आपके दुखी होने के लिए ये व्यक्ति आपके जीवन में है। लेकिन एक बात बताती हूँ राहुल, कि हमारे जीवन में ना हर सुख और हर दुख हम खुद ही क्रिएट करते हैं। बिल्कुल सही बात। हम ग्रहों को जिम्मेदार करते हैं। ये सबसे मतलब बचकानी बात मुझे लगती है। एस्ट्रोलॉजी में कई लोग, हमारे पास आधे तो एस्ट्रोलॉजर भी आते हैं मेरे पास, जो मुझसे सवाल कर रहे होते हैं हमारे करियर में ये प्रॉब्लम आ गई, रिलेशनशिप में ये आ गई। आप सोचिए, एस्ट्रोलॉजर जो जान रहे हैं चीजों को, वो भी ये चीज कन्फेस करते हैं कि अभी हमें ये प्रॉब्लम है, हमें क्या करना है। और उसका रीजन है कि मेरी जो प्रैक्टिकल रेमेडीज होती हैं वो लोगों को जिस तरह से सेटिस्फाइड करती है, तो उनका मानना होता है कि आप जो बोलते हो वो हो जाता है। ये माँ की कृपा है हालांकि, जिनकी मैं आराधना करती हूँ। लेकिन मेरा ये मानना है कि आप यदि बेसिकली अपने जीवन में कर्मास को फॉलो कर लेते हैं और आप ये चीज से संतुष्ट हैं कि मेरे कारण किसी का कोई दुख जनरेट नहीं हुआ है या कोई दुखी नहीं हुआ है, वहां से आपके बेसिक अच्छे कर्म शुरू हो जाते हैं। ओके, तो मैम इसमें एक चीज ये भी हम जानना चाहेंगे यहाँ पर कि शुक्र की आपने बात की। शुक्र जो है वो कहीं ना कहीं फेम का, प्रसिद्धि का, ग्लैमर का भी देवता है जी। निम्न या नीचे के स्तर पर बैठा हुआ शुक्र तो आपसे गलत काम करवाता ही है, लेकिन अगर इसी को हम साध लें और इसे एक ऊंचे स्तर पर या उसे प्रसन्न करके रखें, हमेशा सही दिशा में लगाएं अगर शुक्र को, तो वो क्या क्या दे सकता है? शुक्र के बारे में समझिए। शुक्र क्या है? शुक्र भी गुरु है, लेकिन दानवों के, दैत्यों के गुरु जो शुक्राचार्य है वही हमारे ग्रह के रूप में है। लेकिन उन्होंने संजीवनी, शिव की जब उन्होंने उपासना की तो भगवान शिव को उन्हें संजीवनी विद्या देनी पड़ी, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। और कई कई असुरों को उन्होंने उससे उपयोग करके जीवित भी किया। जब एक असंतुलन बढ़ा तो भगवान शिव ने ही उनकी उस विद्या में कुछ और कंडीशंस जोड़ दिए। लेकिन आप यहाँ समझिए कि जब शुक्र हमारे जीवन में बहुत अच्छे होते हैं, शुक्र लग्जरी का कारक है, आपके जीवन में उच्च गुणवत्ता के जीवन का कारक है। यदि आपके जीवन में प्रेम है और उस प्रेम को आप बहुत अच्छे से इंजॉय करते हैं, इमोशनली आप उससे फुलफिल्ड है, इसका मतलब आपका शुक्र बहुत अच्छा है। लोगों का आकर्षण आपके प्रति बहुत इजीली हो जाता है, इसका मतलब आपका शुक्र बहुत अच्छा है। यदि आप कहीं जाते हैं और लोग प्रभावित होकर आपसे बात करने की इच्छा रखते हैं, आपका शुक्र बहुत अच्छा है। शुक्र हमें जीवन में न सिर्फ बहुत अच्छे रिश्ते देता है, बल्कि जीवन में लग्जरी देता है। आपका जो घर बड़ा होगा वो दूसरों से इस तरह से होगा कि लोग कहेंगे कि हाँ, इन्होंने बहुत अच्छा बनाया और इसमें ज्यादा सुविधाएं हैं। आपकी गाड़ी और बेटर हो जाएगी। शुक्र को साधने की यदि हम बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो मैं मानती हूँ अपने जीवन में, और उसके कई प्रैक्टिकल कई प्रयोग मैंने किए हैं और करवाए हैं लोगों से, देवी साधना करनी चाहिए लोगों को। जो लोग अपने जीवन में देवी की आराधना करते हैं उनका शुक्र अपने आप मजबूत हो जाता है, क्योंकि वीनस को नॉर्मली एस्ट्रोलॉजी में फेमिनाइन कैरेक्टरिस्टिक प्लैनेट माना जाता है। और इसीलिए जब आप
देवी आराधना करते हैं तो आपकी शक्तियां ऐसे जागृत होती हैं जिसमें इच्छा शक्ति के साथ महत्वाकांक्षा पूर्ति भी होती है, यानी आपने इच्छा की और आपका मैनिफेस्टेशन हो गया। इस लेवल पे जब हम देवी साधना करते हैं तो होता है। माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी के सहस्त्र नाम में जहां माँ के 1000 नाम हम पढ़ते हैं, वहां पे एक फ्रेज है, इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति। मतलब माँ इच्छा भी है, उस इच्छा को पूर्ण करने का ज्ञान भी है, और वो कर्म भी है जिसको हमें करना है, और फिर वो हमें रिजल्ट मिलना ही होता है क्योंकि आपके पास उसका नॉलेज भी है, विजडम है, आपके पास उस कर्म में आगे बढ़ने का रास्ता है। तो शुक्र इस तरह से आपके जीवन में बहुत बड़े बदलाव लेकर आते हैं, और ये सूक्ष्म नहीं होते। हमेशा शुक्र का जो बदलाव होगा, कैरेक्टर्स, वो व्यक्ति में समाज के हर वर्ग को बहुत इजीली दिखाई देगा। जितने भी एक्टर्स आप स्क्रीन में देखते हैं, जिनकी लाइफ में अचानक बड़े चेंजेस आते हैं, बड़े प्रोजेक्ट्स पे वो काम करते हैं, अचानक हिट आता है, और ऐसे कई सारे एग्जाम्पल अभी आपको देखने को मिलेंगे। अभी हम अक्षय खन्ना की बात कर लें, बीच में बावी देओल का आपने कम बैक देखा, तो आप देखिए कि जैसे ही शुक्र की फेज आई एकदम से ब्लास्ट हुआ। और ये सिर्फ शुक्र का काम नहीं है, शुक्र और राहु का मिला जुला कॉम्बिनेशन। जब जब व्यक्ति के जीवन में शुक्र और राहु का कॉम्बिनेशन बनता है, ये आपको बहुत उच्चता की तरफ लेकर जाता है। ऐसे में यदि आपके कर्म खराब है तो आप उतना ही नीचे भी गिर जा सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। सो देखिए कि आपको यदि ग्रहों का बैलेंस बहुत अच्छा मिलता है तो आप उसी तरह से सीढ़ियां चढ़ते चले जाते हैं। इसमें एक चीज और आ रही है कि खासकर पूरी जनरेशन ही इस चीज का शिकार है। जितने भी नए लोग आ रहे हैं उनके हिसाब से उनकी समस्याएं भी नई नई हैं। एक समय था जब हम लोग आराम से मस्ती के हिसाब से मूड में रहते थे, और खासकर जो 80s 90s के लोग हैं वो इस बात को बहुत अच्छे से रिलेट कर पाएंगे कि उनकी जिंदगी में इतनी तकलीफें थी नहीं, और तकलीफें होंगी भी तो उसके नाम नहीं होंगे। अब हर छोटी बड़ी समस्या को नाम दे दिया गया है, जैसे डिप्रेशन, जैसे एंजाइटी। इसके बाद थोड़ा और आगे चलेंगे तो सुसाइडल टेंडेंसी जो है वो बहुत ज्यादा हमें नई जनरेशन में, जेन ज़ी में खासकर देखने को मिल रही है। किसी व्यक्ति के ग्रह कब उसे इतना डिप्रेस्ड कर सकते हैं, इतना ज्यादा निराश कर सकते हैं, और अगर कोई निराशा के भाव में है इन दिनों तो उसे क्या करना चाहिए? ये सवाल आपने बहुत अच्छा किया है, क्योंकि इस तरह की समस्याओं का सामना बहुत बच्चे कर रहे हैं। सबसे पहली बात तो जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज के समय में जो मैं देख रही हूँ, जो हमारे पास भी आती है, वो है डिस्ट्रक्शन। एक चीज पे आपका फोकस ही नहीं है। आप इतना तेजी से डिजिटल मीडिया और सारी चीजों में इंगेज हैं कि आप में स्थिरता की कमी मानसिक तौर पे हो जाती। यदि हम कहीं पे रुकना चाहें, ठहरना चाहें, वहां पे अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि वहां पे आपके मन का नहीं हो रहा है। तो वो चीज एक जो बार बार बनती है, वो व्यक्ति के अंदर पर्सनालिटी में ट्रेड की तरह आ जाती है। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ कहना चाहूंगी कि लोगों की जो दिनचर्या है, जो एक पहले एक नॉर्मल चीज थी कि भाई आपको सुबह उठना है और सूर्य को जल देना है। नहीं सूर्य को जल देंगे तो आप सुबह सूर्योदय के समय उठेंगे और सूर्य को आप देखेंगे, दर्शन करेंगे, आप उनको, उनकी एनर्जी लेंगे। आप किसी भी धर्म से उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन आज आप देखिए कि सोने का समय ही 3 बजे 4 बजे है, सुबह उठने का सवाल ही नहीं है। आपने सुबह उस एनर्जी को मिस कर दिया जो पूरे ब्रह्मांड को जीवन दे रहा है इस समय सूर्य। अब क्या हो रहा है कि हमको एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी में बताना पड़ रहा है। आप देखेंगे डिप्रेशन का एक बहुत बड़ा कारण है कि आपके अंदर सनलाइट नहीं है, अंधेरे में ज्यादा है। बिल्कुल, बहुत ज्यादा, और आपका पूरा ध्यान सिर्फ स्क्रीन्स पे है। और आप क्या देख रहे हैं? आप दूसरों को देख रहे हैं। तो जो एक मानसिकता हो गई है कि ये यहाँ पर गए हैं घूमने हैं, इन्होंने इतना अच्छा रिलेशनशिप का पिक डाला है, इनके यहाँ बहुत बड़ा घर है, और वही चीजें यदि वो चीजें आपके पास नहीं है तो वो धीरे धीरे आपके अंदर कमी के भाव को लेकर आता है, और ये कमी आपके पर्सनालिटी में आपको नेगेटिविटी पर उतारू कर देता है कि भाई मुझे जीने का ही क्या मतलब है, मेरे पास ये नहीं है। फोमो में रहते हैं बहुत ज्यादा इस समय एक दूसरे को देखकर करना है। ये जो एक मानसिकता है ना, ये मुझे लगता है फोर्स हो रही है हमारी नई जनरेशन में।
जो पहले था कि व्यक्ति अपने आप में बहुत खुश रहता था, बहुत प्रसन्न रहता था, ठीक है यार, अब बहुत अच्छा, किसी दोस्त ने अच्छा काम किया, हाँ हाँ बहुत बढ़िया, चलो हम भी तो उसके ही भाग हैं। आजकल वो चीज नहीं है। और ये पारिवारिक जो तोड़ हुए हैं ना बीच में, कि पहले तो हम दादा दादी के साथ, सही बात। चाचा चाची के साथ, हम पूरा फैमिली रहता था, तो बच्चों को आदत थी एक दूसरे के साथ सामंजस्य बनाने की। कोई आगे बढ़ेगा तो उसका हाथ पकड़ के बिल्कुल। आगे बढ़ना है, कोई पीछे है तो उसको थोड़ा सपोर्ट करना है। घर में भी ऐसे ही माहौल होता था। लेकिन अब सिर्फ माता पिता है, बच्चे हैं, माता पिता दोनों काम कर रहे हैं, बच्चों को वो समय भी नहीं मिल रहा है और वो अपना लाइफ जी रहे हैं। माता पिता और परिवारजनों का जो पूरा जो समय था और जो उनका अभाव बना है वो स्क्रीन ने ले लिया। राइट राइट। अब ये समय के पेरेंट्स बच्चों के कमरे में बिना दस्तक दिए घुस भी नहीं सकते हैं, क्योंकि वो उनका पर्सनल एरिया है। ठीक है, पर्सनल स्पेस होनी चाहिए, लेकिन आप यदि बच्चों को बचपन से थोड़ा शेयरिंग और केयरिंग नहीं बनाएंगे तो ये उनके लिए बड़ी दिक्कत हो जाएगी। और दूसरा, मैं पेरेंटिंग में भी ये चीज बहुत स्पेशली बोलती हूँ, ये ग्रहों से थोड़ा सा अलग है, पर मैं इसमें ग्रह भी आपको समझाऊंगी कि कैसे होते हैं। अच्छे पेरेंट्स के ग्रह कौन से होंगे और अच्छी नई जनरेशन में कौन से ग्रह होंगे। सबसे महत्वपूर्ण चीज ये होती है कि जब हम बच्चों के ग्रहों को देखते हैं तो कहीं ना कहीं सन डिप्लीट आ रहा है। पिछले 10 सालों के जो हम जनरेशन्स देख रहे हैं, इसमें सन बहुत ज्यादा डिप्लीट आ रहा है, और स्पेशली 2000 ईयर्स वालों, क्योंकि अब 2000 के बाद जितने भी हुए हैं, इसमें जिन लोगों के न्यूमरोलॉजिकली 1 नंबर कहीं आ गया, उनके लिए तो बहुत अच्छा है। किसी किसी में ये स्थिति होती है कि सिर्फ और सिर्फ 1 या 2 नंबर ही होता है। मैं कल ही किसी का कुंडली देख रही थी और उसमें न्यूमरोलॉजी मैंने ऐड किया और मैंने देखा कि उनके सिर्फ 2 प्लेनेट एक्टिव है। ओके। क्योंकि 2 ही नंबर पे है, पूरी कुंडली सिर्फ 2 और 5 पे, बाकी कोई नंबर ही नहीं है कुंडली में, ऐसा डेट ऑफ बर्थ है। तो न्यूमरोलॉजिकली कोई डेट नहीं है। ठीक है, अब ऐसे व्यक्ति को क्या करना पड़ेगा? सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको सन की एनर्जी लेनी है ताकि आपका मून बैलेंस हो। जैसे हम घर में एक दूसरे से जुड़े होते हैं, ऐसे ही ग्रह भी एक दूसरे से जुड़े हैं। यदि सूर्य पिता है, चंद्रमा माता है, बुध जो है वो घर के राजकुमार है या बच्चे हैं, शुक्र जो आपके यहाँ बहुत अच्छे आने वाले लोग हैं, एक लग्जरी है, शनि आपके काम करने वाले सेवकों में आप ढूंढ लीजिए, राहु केतु वो लोग हैं जो कि कहीं ना कहीं कुछ नए नए उपद्रव आपके जीवन में लाते रहते हैं, शैतान है। तो हर रिश्ता कहीं ना कहीं आपके ग्रहों से जुड़ा है। अच्छे पेरेंट्स हमेशा बच्चों को डिसिप्लिन के साथ साथ केयरिंग भी देंगे, उनको हर चीज आसानी से उपलब्ध नहीं कराएंगे, उसको अर्न करने पर फोकस करेंगे, क्योंकि उन्होंने अर्न किया है। वो चीज यदि आप करके दिखाएंगे बच्चों को तो ज्यादा अच्छा है। और इसके लिए मैं ये बहुत स्ट्रांगली मानती हूँ कि प्लैनेट्स को मजबूत सिर्फ कर्मों से ही किया जा सकता है, और जो उपाय हम बताते हैं वो कर्मों के ही। जैसे एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैंने आपको बताई कि सूर्य को देखना कोई रेमेडी नहीं है, सूर्य को जल देना कोई उपाय नहीं है। वो तो पार्ट है हमारी संस्कृति का, हमारी पुरानी परवरिश का। एक्चुअली इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ स्टाइल. It was a part of lifestyle once upon a time. Now we have to give the remedy कि भाई सूर्य को जल दीजिए, उसमें ये डाल दीजिए। दूसरी रेमेडी हमें देना पड़ती है कि आप अपनी बहनों से, अपने आसपास जितनी भी लेडीज हैं, आप उनसे बहुत अच्छे से बिहेव कीजिए, शब्दों का अच्छा प्रयोग कीजिए। ये आपके बुध को ठीक करता है, आपके शुक्र को ठीक करता है। माता की केयर कीजिए, आप कम से कम दिन में, माँ बार बार कॉल कर रही है, बच्चे फोन ही नहीं उठा रहे, कहाँ है क्या है, आप थोड़ा सा समय माँ के साथ बिताइए, उनको खुश रखिए, और फिर देखिए कि आपका चंद्रमा कितना अच्छा होता है, आप इमोशनली कितना बैलेंस्ड रहते हैं। तो हर ग्रह जो है वो ये चीजें अब बतानी पड़ रही, गाय को जाके आप चारा खिलाइए, राइट? ये कोई रेमेडी नहीं है, सही बात, ये लाइफस्टाइल का ही पार्ट था कि आप अपने पहले अपने आसपास के जीवों के बारे में सोचेंगे। चींटियों को दाना देना, मछलियों को अन्न देना, ये सारी चीजें एक पार्ट है आपकी उस लाइफस्टाइल का। इसलिए पहले ग्रहों पे फोकस नहीं होता था कि मेरे ग्रह कौन से खराब है, मेरे को शनि की महादशा चल रही है। ये है एक कल्चर हमने देखा, हम लोग किसान परिवार से हैं,
तो हमारे यहाँ साल में कुछ समय ऐसे होते हैं पर्टिकुलर जहाँ पे पहले जो हमारे खेतों में काम करते हैं उस दिन पहले उनको जिमाते हैं, बिल्कुल। उसके बाद हमारे घर के बड़े बूढ़े भोजन करते हैं। हम्म। इसलिए नहीं क्योंकि वो हमारे लिए काम कर रहे हैं, इसलिए नहीं। मेरे जो दादाजी हैं उन्होंने मुझे ये बताया कि ये हमसे पहले डिजर्व करते हैं, बिल्कुल सही बात क्योंकि है। हमसे पहले उठते हैं, हमसे पहले हमारे काम कर रहे होते हैं, और ये इनकी मेहनत का स्तर हमसे ज्यादा है फिजिकल वर्क का। दैट्स व्हाई दे डिजर्व वेल। आप बताइए ऐसे घर में शनि खराब नहीं होगा किसी सही का? बात है, बिल्कुल सही बात। क्योंकि आपने जो आपको सेवा दे रहे हैं आपने उनके लिए अच्छा सोचा है और उनके लिए अच्छा सर्व किया है। तो ये कोई उनको बताया नहीं है कि शनि को अच्छा, अभी हमें बताना पड़ रहा है कि आपके जो आसपास 4th क्लास एम्प्लॉइज हैं या जो आपको सेवा दे रहे हैं, सर्विस कर रहे हैं आपके लिए, आप उनसे अच्छे शब्दों का प्रयोग कीजिए या आप उनको कुछ चीज डोनेट कीजिए, या फिर बहुत बेसिक होता है कि शनि के लिए आप तेल चढ़ा दो। तेल चढ़ाना इट वुड बी अ पार्ट, लेकिन यदि आप किसी इंसान को खुश नहीं रख पाए उस समय और आप अपशब्दों का प्रयोग करते रहे तो शनि कभी ठीक नहीं होंगे। इसलिए कर्मा दोनों तरफ से बैलेंस होता है, आपके कर्म से, आपके व्यवहार से। और एस्ट्रोलॉजी वही सिखाने वाली कला है। एस्ट्रोलॉजी कोई जादू नहीं है, एस्ट्रोलॉजी कोई चुटकियों में आपका भाग्य बदलने वाला नहीं है। एस्ट्रोलॉजी आपको सच्चाई से रास्ता दिखाने वाली एक विद्या है बेसिकली। तो उसमें जो एकदम हम बात करते हैं कि हमारे ऊपर ऐसी चीजें हो गई हैं, अभी हम नहीं कर पा रहे हैं, तो आप अपने आप को थोड़ा देखिए, थोड़ा ऑब्जर्व कीजिए और कर्मों से किन चीजों को बदल सकते हैं आप ऐसी जगह से ही अपने एस्ट्रोलॉजिकल ट्रीटमेंट लीजिए, ये मेरा मानना है। मैम एक चीज और निकल कर आई है, क्योंकि कर्मों की बहुत सारी बात हो गई है। पिछले जन्म में हमने कुछ ऐसे कर्म किए होंगे जिसका हमको पता भी नहीं है, लेकिन उसका फल तो हम भुगत रहे हैं इस जन्म में। क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे कि पूर्व जन्म के कर्मों को काटा जा सके और इस जन्म में अब हम जो है कम से कम अच्छे काम कर सकें, पुराने कर्मों का जो प्रभाव जीवन में पड़ रहा है वो कम हो जाए? हाँ, कुंडली के जो 5वां घर होता है वहां से हम देखते हैं कि पूर्व जन्म में किस तरह से आप कनेक्टेड हैं, और पूर्व जन्म के कर्मों को काटने के लिए ही जीवों को हेल्प करने के लिए कहा जाता है। जैसे गाय को चारा देना हो गया है, वृद्ध जनों की सेवा करने से भी पूर्व जन्म के आपके कर्म कटते हैं। जब हम पूर्व जन्म के कर्मों को काटने की बात करते हैं तो यहाँ पर भगवान श्री राम की स्तुति और हनुमान चालीसा का पाठ, ये आपको बहुत जल्दी रिलीफ देता है। एक जनरेशन और पैदा हुई है इन दिनों, या इस दशक की बात करें, जो पहले से अलग है। जैसे पहले म्यूजिक इंडस्ट्री हुआ करती थी, पहले फिल्म इंडस्ट्री हुआ करती थी, डॉक्टरों का एक अलग विभाग है, आईएएस लोगों का एक अलग लॉबी है। अब इन्फ्लुएंसर्स करके भी एक नई समाज का जन्म हुआ है। इसमें क्या होता है कि हर आदमी फेम चाहता है, हर आदमी सोशल मीडिया पे ग्रोथ चाहता है, हर आदमी चाहता है कि रातों रात कोई ऐसी चीज उसकी वायरल हो जो उसे इस दुनिया में हिट कर दे। इन लोगों का जो जीवन है वो किन ग्रहों से प्रभावित होगा और ये लोग सफल कैसे होंगे 2026 में? इन लोगों का जो आप इन्फ्लुएंसर की बात करें या जो समाज को दिखाने पे अपने आप को ज्यादा मोटिवेट कर लेते हैं कि भाई हमें दिखाना है और हमारे बताए हुए मार्ग पे लोग चले, इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण जो ग्रह होते हैं वो राहु है और शुक्र है। राहु डिजिटली चीजों को लीड करते हैं, शुक्र आपके फेम को लीड करते हैं। When the good combination of राहु एंड शुक्र, the people will do very well। लेकिन इसके साथ थोड़े से लॉजिक और इथिक्स आप जोड़ देंगे तो ये बहुत अच्छा हो जाता है, क्योंकि अभी वाकई में समाज को अच्छे लोगों की, अच्छे मार्गदर्शकों की जरूरत है। ऐसे समय में यदि आपका सूर्य भी बहुत अच्छा है और आपका कम्युनिकेशन बुध भी बहुत अच्छा है तो लोग बहुत जल्दी ग्रो करेंगे। और इसके लिए सीधा सा उपाय है कि सूर्य को जल देना सुबह जल्दी। सबसे पहली बात है कि आप अपने रूटीन को बहुत अच्छे से फॉलो करें, तो वैसे ही मैंने कहा कि आपके सारे ग्रह बैलेंस हो जाते हैं यदि आप सुबह बहुत जल्दी उठ रहे हैं और सूर्य को देख रहे हैं, जल दे रहे हैं, गायत्री मंत्र की चैंटिंग कर रहे हैं, आपके कम्युनिकेशन में वैसे इंप्रूवमेंट हो जाएगा। अच्छी फेम आपको मिलेगी, आपको कम से कम ऐसे गलत तरीके से नहीं जाना जाएगा। और जहां तक वायरल होने की बात है तो ये जरूर है कि एकदम से रातों रात चीजें हिट हो जाती है, लेकिन स्थायित्व भी एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है। यदि आप सही डिलीवर करते हैं तो समाज में अपना स्थान जरूर बना लेते हैं। एक चीज और है मैम, दुनिया में दो तरह के लोग हैं,
एक वो जो आसानी से किसी को भी मैनिपुलेट कर सकता है, दूसरा वो है जो आसानी से मैनिपुलेट हो जाता है। कई लोग अपनी ही गलतियों के कारण दुख का शिकार होते हैं और उनका वो जो दुख है फिर उस नजरिए से वो समाज को देखना शुरू करते हैं, जिसके हिस्से में बहुत ज्यादा दुख आ रहा है, निराशा आ रही है। ये क्यों होता है लोगों के साथ, और अगर ये होता है तो उसे क्या करना चाहिए? देखिए, ये यदि हम ग्रहों या ज्योतिष के हिसाब से देखें कि आप मैनिपुलेटेड हैं और आप अपने आप को मैनिपुलेटेड फील करके आप दुखी हो रहे हैं, तो इस बात को बहुत बेसिकली समझना होगा कि ग्रह हमारे जीवन में सिखाने के लिए आता है। यदि किसी भी व्यक्ति को ये लगता है कि मेरे को बार बार चीट किया गया है, तो भाई जब आपके साथ पहली दूसरी बार चीट हुआ है, आपको एक लर्निंग है, आप दोबारा उन चीजों से बचे। मैं कितने सारे लोगों को ये चीजें बताती हूँ नियमित, और कई लोग ऐसे होते हैं जो वही गलती करके वापस आते हैं। आपको इसीलिए तो आप मनुष्य हैं, आपके पास बुद्धि है, अपने विवेक का प्रयोग कीजिए और उन चीजों से बचिए। यदि आप मैनिपुलेटेड हैं और आप किसी और को मैनिपुलेट कर रहे हैं, तो आप ग्रहों को खराब नहीं करें, कर्म को खराब करके वैसे ही ग्रहों की फिर नेगेटिव एनर्जी और वही वापस आता है। इस संसार का इतना सुंदर नियम है जिसको हमें समझना चाहिए और बहुत ही सरल है। हमें पता है इस पूरी रूम में ऑक्सीजन है, हर जगह ऑक्सीजन है, इसीलिए हम जीवित हैं। जब मैं एक सांस ले रही हूँ तो मुझे एक सांस छोड़नी पड़ रही है। ऑक्सीजन है, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मैं पूरी सांस भर लूं और मैं रोक लूं, तो कोई मतलब नहीं होगा। सही बात। तो इंसान का जो लालच है ना, जब प्रकृति भी देख लेती है तो उसको वैसे ही फल की प्राप्ति होने लगती है। यदि आप इस बात को समझ गए कि जब मैं जो श्वास जिससे मेरा जीवन चल रहा है, इसका भी आदान प्रदान होने से ही जीवन है, तो मेरे कर्म भी इसी तरह से, मैं जो करूंगा वही मिलेगा। सीधी सी बात है। लेकिन हम ये भूल जाते हैं करते समय, और इंसान का जो एक बहुत कहना चाहिए कि लालच का जो भाव होता है ज्यादा से ज्यादा पाने का, यही होता है। इसीलिए हमारे यहाँ पे बहुत सारी चीजें बताई गई। जब आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो हम क्या बोलते हैं, गुरु चरण सरोज रज। गुरु की स्तुति से ही शुरू होता है, यानी आपके जीवन में एक सही मार्गदर्शन है तो आप बहुत सारी चीजों से बच जाते हैं। सही बात। इसीलिए यहाँ पे गुरु ग्रह का भी बहुत प्रभाव है। ऐसे व्यक्ति जो, आप किसी के गुरु हो सकते हैं, आप किसी को अच्छी बात बता सकते हैं, आपका गुरु पॉजिटिव हो जाएगा। आप किसी को गुरु बनाकर या आप किसी की बात को मानकर अपने जीवन में आगे बढ़ गए, इसका मतलब है भी आपका गुरु अच्छा है। तो कहीं ना कहीं हमें ये देखना पड़ेगा कि जो बहुत लालच है इससे बचना चाहिए, क्योंकि ये कभी भी इंसान को आगे नहीं ले जा सकता। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज यही है कि कुंडली को हम बहुत ज्यादा ऑब्जर्वेशन के साथ देखें या दिखाएं, तो ये जरूर पूछें कि हमारे डूज एंड डोंट्स क्या है, किन चीजों से मुझे बचना चाहिए। मैम, बहुत सारे ग्रहों की बात हुई, लेकिन एक ग्रह ऐसा है जिसको इस कलयुग में लोगों ने जो है बहुत ज्यादा जो है निगेटिव बना दिया है, विलन के किरदार में ला दिया है एक तरह से कहा जाए तो, और वो है शनिदेव। शनिदेव को लेकर चाहे 2.5 साल के लिए आए, 7.5 साल के लिए आए, 10 साल के आए, लोगों में बड़ी नकारात्मकता होती है। जैसे शनि का नाम सुनते हैं लोग के कान, आंख, नाक, संवेदी अंग सब खड़े हो जाते हैं और लोग ऐसे हो जाते हैं कि यार शनि कैसे आ गया, शनि आखिरकार कैसे देवता है, और शनि का हमारे जीवन में क्या प्रभाव है? 80% ज्योतिषियों का काम तो शनि के 7.5 से ही चल रहा है कि शनि की दशा महादशा है, ये करो वो करो। लेकिन आप एक बात को समझिए, शनि जिसकी कुंडली में अच्छा होगा ना, वो व्यक्ति यदि अच्छा होगा, ऐसे हर व्यक्ति के जीवन में मनी का फ्लो बहुत अच्छा होगा। नो शनि नो मनी, बेसिक नियम है शनि का। आपके बाकी सारे प्लेनेट कितने भी अच्छे हो जाएं, लेकिन यदि शनि अच्छे नहीं है तो आप जो काम कर रहे हो उस कार्य का भी रिजल्ट नहीं मिलेगा। और रिजल्ट हमें किस तौर पे चाहिए, मोनेटाइजेशन में हमें बिल्कुल हमें चाहिए कि पैसा हमें मिले। इसीलिए शनि को कर्म फल दाता कहा गया। शनि से डरना नहीं है, यही सबसे बड़ी इसकी खूबसूरती है। शनि को स्ट्रॉन्ग करना है, और शनि को स्ट्रॉन्ग सिर्फ अच्छे कर्मों से किया जा सकता है। सिर्फ तेल चढ़ाने से आप सोचेंगे कि शनि हमारे अच्छे हो जाए तो भूल जाइए। बिल्कुल सही बात। न्याय के देवता हैं वो न्याय के देवता है, कर्म फल दाता है। आप ऐसे समझिए, आप स्टूडेंट हैं, आपने कॉपी में 10 में से 2 प्रश्न सही करे
और आपने घर जाके बोला कि मैंने पूरा सब कुछ पेपर अच्छा बहुत किया। अच्छा किया। किसी बच्चे ने 10 में से 10 अच्छे किए हैं, उसका वो नंबर आएगा और आपका वो नंबर आएगा। तो जो कॉपी चेक करने वाला है वो तो 2 क्वेश्चंस के ही आंसर पे आपको नंबरिंग करेंगे। राइट। वही शनि है। आपने लिखा ही दो, आपने जो पुराने कर्म किए हैं उस सब का लेखा जोखा शनि करते हैं। मैंने वही कहा ना आपको कि इंसान अपने आप को ज्यादा समझदार समझ के कर्मों में गलती करते हैं कि अरे ठीक है आज नहीं करा कल ठीक है, कौन देख रहा है। राइट, सबसे राइट, बड़ी बात है कौन देख रहा है। ये हमारे जो माइंडसेट में है ना, इसको सबसे पहले ठीक करना पड़ेगा। हर पल हर क्षण आपकी काउंटिंग हो रही है। आप ये समझ लीजिए श्वासों के रूप में आपकी ब्रीदिंग जो है ना, यही काउंटिंग है और यही देख रहा है। यदि आपने समझ लिया इसको तो आपसे गलतियां कम होंगी। शनि से डरना नहीं है। शनि को अपने फेवर में करने के लिए कर्म अच्छे कीजिए। और कर्म अच्छे करने में क्या है, आपको यदि 10,000 की भी नौकरी मिले, 10,000 का भी काम मिले ना, आप उस काम को बहुत अच्छे से कीजिए। आपकी परफॉर्मेंस उस 10,000 से ज्यादा होनी चाहिए। जब आपकी ये चीज बार बार रिपीटेशन आपके नेचर में आ जाती है, यही शनि आपका अच्छा हो जाता है। और जैसे मैंने कहा नो शनि नो मनी, एक्चुअली वो एप्लीकेबल हो जाता है आपके ऊपर। आपने देने की क्षमता ज्यादा कर ली, जो आप अर्न कर रहे हो वो शनि आपको छप्पर फाड़ के धन देता है। लिटरली लोग, मैं इस शब्द को उपयोग नहीं करती हूँ पॉडकास्ट में, लेकिन मैं यहाँ बोलूंगी, यदि शनि आपने इस तरह से मजबूत किए हैं कि आपने अपने कर्म को इतना स्ट्रॉन्ग कर लिया है, डिलीवरेबल्स ज्यादा कर दी है रिसीविंग से, वो शनि आपको गजब पैसा देता है। और ये हर वो व्यक्ति जिसको आप टॉप पे देखते हैं वो सब करते हैं। नंबर 1 डिसिप्लिन, नंबर 2 जो ले रहे हैं उससे ज्यादा डिलीवर कर रहे हैं। एक सवाल चलते चलते और आपसे जानना चाहेंगे मैम, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में हमेशा हम एक शब्द इस्तेमाल करते हैं जिसको हम कहते हैं अफर्मेशन और मैनिफेस्टेशन, कि साहब हम जो बोलेंगे वो हमें फिर लौट के आएगा, मिलेगा। अगर हम इसे ग्रहों के एस्पेक्ट में देखें या ज्योतिष के हिसाब से देखें तो हमें किस तरह से मैनिफेस्ट करना चाहिए कि हमारे ग्रह जो है वो हमारे फेवर में काम करे, या सामान्य भाषा में पूछो तो ऐसा क्या हम दिन भर बोलें कॉन्शियसली और सबकॉन्शियसली कि हमारी लाइफ में सिर्फ पॉजिटिव तरंगे बाहर जाएं, पॉजिटिव ही लौट कर आए। जहां हम मैनिफेस्टेशन की बात करते हैं, इसका मतलब आपको आपकी एनर्जीज को उस फ्रीक्वेंसी पर लेकर जाना है जहां आपकी बोली हुई सोची हुई हर बात पूरी हो जाती है। ब्रह्मांड में वो शक्तियां हैं आपको देने के लिए, ग्रहों के साथ साथ, कि आपको शब्दों का भी उपयोग करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ सोचेंगे, आपका विचार वो एनर्जी क्रिएट करेगा और वो आपको मिल जाएगा, यदि विचार सही है और उस विचार की वो फ्रीक्वेंसी है। हम ज्योतिष में इसको राहु से भी देखते हैं, केतु से भी देखते हैं। राहु केतु बेसिकली 180 डिग्री पे एक एक नोड है। यदि राहु सिर है और केतु धड़ है तो सिर में जो विचार आया वो हृदय में समा गया और वो कंप्लीट हो गया। इसको ऐसे देखिए। इसीलिए कहा जाता है कि मैनिफेस्टेशन की जो रूट है वो मेडिटेशन ही है। आपने अपने आप को स्थिर किया, आपने जो श्वास ली अपने आप को उस फ्रीक्वेंसी पे लाए और आपने विचार को ब्रह्मांड में फ्लो कर दिया। जो आपने श्वास ली, जब हम कई लोगों का मैं जब देखती हूँ कुंडली में कि बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स, बहुत एनर्जी डिस्टर्ब हो रही है, स्कैटर्ड हो रही है, मैं कहती हूँ आप भ्रामरी कीजिए, आप डीप ब्रीदिंग कीजिए। जैसे ही हमने ऑक्सीजन छोड़ा, जैसे ही हमने एक्सेल किया, हमने अपनी नेगेटिविटी को बाहर किया, इनहेल किया, हमने फिर से अपने अंदर पॉजिटिव एनर्जी ली। और यही पूरा राहु केतु के हिसाब से आप इसको ज्योतिष में देख सकते हैं। लेकिन और भी प्लेनेट आपके मैनिफेस्टेशन में काम करते हैं कि आपका खुद का आत्मविश्वास कितना है। यहाँ सन आपके लिए बहुत मजबूत होंगे। आप जो सोच रहे हैं उसको कर्म में कैसे लाते हैं, यहाँ मंगल आपके बहुत प्रभावकारी होंगे। आप जो सोच रहे हैं और जो काम कर रहे हैं उसको बोल कैसे रहे हैं, यहाँ बुध आपके कम्युनिकेशन के कारक हैं, वो काम होंगे। तो आप अपने आप को बेहतर करने में जैसे जैसे हम काम शुरू करते हैं वहां शनि आ जाते हैं, कर्म का फल देने वाले। इसी तरह से आपकी हर चीज चलती रहती है लाइफ में। तो मैनिफेस्टेशन का सबसे अच्छा रूल है
कि आप अपने आप को स्थिर रख के अपनी ऊर्जाओं को फ्लो होने दीजिए। आप जो चाहते हैं उसको मैनिफेस्ट करने के लिए डीप ब्रीदिंग, भ्रामरी और जो प्राणायाम की पद्धतियां दी गई उनको जरूर उपयोग कीजिए और वही चीजें होती है। विजन जिसको हम कहते हैं ना, विजन बोर्ड बनाइए, विजन में आप अपना देखिए, विजुअलाइज कीजिए। तो जो कल्पना शक्ति है वो क्या है? वही तो है राहु। नेटवर्किंग आपकी, आप अपने ब्रेन में न्यूरॉन्स को कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। नेटवर्किंग की हम बात करते हैं कि भाई राहुल ठीक है, आज आप इनको भी जानते हैं, उनको भी जानते हैं, उनको भी जानते हैं, वह क्योंकि आपके ब्रेन में वो कनेक्टिविटी के रूप में चल रहा है, वही आपके सामने ब्रह्मांड में बना हुआ है। सो वॉट एवर द इनसाइड इट इज कमिंग आउटसाइड। इसलिए पहले अपने अंदर क्रिएट कर लो और फिर वो चीजें आपको अपने आप डिलीवर हो जाएंगी। अच्छा, एक चलते चलते आखिरी एक सवाल है जो मैं अपनी तरफ से ऐड करना चाह रहा हूँ और आपसे पूछना चाह रहा हूँ। जिस फील्ड में आप हैं, इस फील्ड में बहुत सारे लोग हैं, सही गलत क्या हो सकता है इसका हमें पता नहीं होता है। कई बार गाइड किया जाता है, कई बार मिस गाइड किया जाता है। लोग यूट्यूब पे देख के बहुत सारे उपाय कर लेंगे और कई बार हो सकता है कि वो उपाय उस आदमी के लिए बना ही ना हो। तो सही की पहचान कैसे की जाए? अगर ज्योतिष के मान लीजिए हमें किसी से हमारा प्रेडिक्शन लेना ही है, हमें किसी से काउंसलिंग लेना ही है, तो उसके लिए किन किन बेसिक चीजों का ध्यान रखा जाए उस पर्टिकुलर व्यक्ति को लेकर और फिर उसके पास पहुंचा जाए? 3 बहुत इंपॉर्टेंट रेड फ्लैग्स हैं। नंबर 1, कोई आपको फ्री में सलाह दे तो बिल्कुल भी मत लेना, क्योंकि उसके पीछे उसका क्या उद्देश्य है वो आपको बहुत देर में समझ आएगा। राइट। दूसरी बात है कि जहां पर भी डराया जाए आपको किसी चीज से, उससे आपको पूरी तरह से बचना चाहिए, क्योंकि ग्रह कभी भी आपके जीवन में डराने के लिए या सजा देने के लिए नहीं आते हैं। आपको एक लेसन सिखाना है उनको, तो वहां पे कर्म पे जिनका अलाइनमेंट हो, जो आपको कर्म के बारे में बात करें। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज जो यूट्यूब में है या जो भी आप सोशल मीडिया से रेमेडीज करते हैं, तो हाँ, कुछ रेमेडीज जनरलाइज होती है जो करनी ही चाहिए, जैसे मैं अभी आपको बता देती हूँ कुछ रेमेडीज। लेकिन कुछ बड़ी स्पेसिफिक रेमेडीज होती हैं जिसको हमेशा कंसल्टेशन के बाद करना चाहिए। इसका भी एक उदाहरण आपको स्पेशली देती हूँ। मेरे पास एक परिवार आया जो बहुत लंबे समय से अपने बिजनेस में लॉस हो रहा था, गुजराती फैमिली थी। मैंने उन दोनों की कुंडली देखी, पिता और पुत्र की, और मैंने कहा कि आप शनि के दान करें, आप तेल वगैरह दान करते हैं क्या? बोले हाँ, हम तो बहुत लंबे समय से कर रहे हैं। मैंने कहा कि आपको तेल का दान करना ही नहीं है, क्योंकि आपके शनि आपके कर्म के स्थान में बैठे हैं, यहाँ से आपको रिसीव करना है शनि की एनर्जी, ना कि डोनेट करनी है। राइट। और आप क्यों कर रहे हैं? क्योंकि पूरी दुनिया तेल का दान शनिवार के दिन कर रही, तो मुझे भी करना है, मैं कहीं लोहा दान कर दूं, मैं ये कर दूं। पहले कुंडली चेक कराइए, शनि की एनर्जी अपने अंदर चेक कीजिए, उसके बाद ही आप किसी तरह के दान में जाइए, किसी भी तरह की चैरिटी। आप अपने ग्रहों को बहुत स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं चैरिटी से भी। हम लोगों का अच्छा करने जरूर जाएं, लेकिन एक बार अपनी एनर्जीज को भी चेक कर लें। इसी तरह से जैसे एक रेमेडी जो कि कॉमन है, जो 2026 में सबके लिए काम करेगी, वो है सेफ्रॉन या केसर का उपयोग करना। तिलक के रूप में कीजिए, अपने खाने में उपयोग कीजिए, क्योंकि सूर्य का वर्ष है न्यूमरोलॉजिकली और आपको बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी देगा। दूसरी रेमेडी मैंने पहले भी बताई, फिर से रिपीट कर देती हूँ, चंद्रमा को जरूर मजबूत कीजिए। सिर्फ आपको एक प्लेनेट की एनर्जी से संतुलन नहीं बनेगा, इसलिए आपके अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग पावर भी होनी चाहिए। मन की शक्ति मेडिटेशन से मिलेगी, इसलिए मेडिटेट जरूर कीजिए, डीप ब्रीदिंग जरूर कीजिए, जिससे आपकी एनर्जीज अलाइन हो। और सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि आप माता से लिया हुआ कुछ भी चांदी का जब पहनते हैं तो चंद्रमा की ऊर्जा आप में संतुलित होती है बॉडी में, वो जरूर कर सकते हैं। हम 2026 में मंगल और सूर्य का एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन माना जाता है, तो मंगल की ऊर्जा को मजबूत करने के लिए अपने आसपास जो अच्छा काम करने वाले लोग हैं, उन लोगों को आपको अप्रिशिएट जरूर करना चाहिए, जो लोग मेहनत करते हैं। और जो गवर्नमेंट सिस्टम है उसको थोड़ा डिसिप्लिन में आपको भी फॉलो करना चाहिए, इससे भी मंगल की ऊर्जा बहुत मजबूत होती है। लेकिन हनुमान चालीसा का पाठ कर सके तो सोने पे सुहागा। क्या बात। तो ये थी एस्ट्रोलॉजर भूमिका कलम जी, जिनका ज्ञान इतना अपार है, इतना विशाल है, और मुझे लगता है कि ये जो विषय हमने चूज किया है आज का, ये विषय अपने आप में इतना वृहद है
कि इसको एक पॉडकास्ट में समेटना बहुत कठिन है। मैंने कोशिश की बहुत सारे सवालों के जवाब उनसे पाने की, लेकिन मुझे लगता है कि फिर भी अगर इसके 2 एपिसोड, 3 एपिसोड, 4 एपिसोड तक भी आए तो शायद हम बहुत सारी चीजों को कवर कर सकते हैं। फिर भी आज के पॉडकास्ट में जो जानकारी इन्होंने आप तक पहुंचाने की कोशिश की है, हम उम्मीद करते हैं कि आपकी जिंदगी में उन तमाम सारी जानकारियों से खुशहाली का उजाला होगा, संपन्नता आएगी और आप जो हासिल करना चाहते हैं अपनी जिंदगी में ज्योतिष का उपयोग करके उसे कर सकते हैं। ध्यान रखने लायक क्या चीज है, जिस भी ज्योतिष का चुनाव करें थोड़ा सा समझदारी पूर्वक करें। जो रेमेडीज आप पालन करने जा रहे हैं उन्हें पहले किसी समझदार या अनुभवी एस्ट्रोलॉजर से सलाह लेकर करें। और अगर एस्ट्रो भूमि की परामर्श आप चाहते हैं तो उसकी डिटेल्स में डिस्क्रिप्शन में डाल ही दूंगा, आप भूमिका जी से डायरेक्ट बातचीत भी कर सकते हैं। तो मैम बहुत अच्छा लगा मुझे, तो कुछ चीजें ऐसी जो मैंने पहली बार जानी है और मुझे लगता है कि अगर इंसान खुद के कर्मों को सुधारता रहे, ग्रहों की वास्तविक स्थिति और उनकी उपयोगिता को समझ ले तो शायद फिर उसकी जिंदगी में दुख तो नहीं आएंगे। तो आपने अपना अमूल्य समय दिया और इतनी अच्छी जानकारी हमारे साथ साझा की। हम इस वादे के साथ इस पॉडकास्ट को यहाँ विराम दे रहे हैं कि अगली बार भी अगर हमारे दर्शकों के कमेंट्स आते हैं, वो चाहते हैं कि वो और किसी नए टॉपिक पे आपको सुने, तो आप फिर से जो है उनके लिए उपलब्ध रहेंगे। मैं चाहूंगा कि आज आपने जो समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच राहुल। आपका इनिशिएटिव बहुत अच्छा है। लोगों तक सही जानकारी सही तरीके से पहुंचाना ये एक बहुत महत्वपूर्ण काम है इस समाज का, और सही लोगों को चुनकर उनको एक प्लेटफॉर्म पर लाकर आप बहुत लोगों तक पहुंचे। मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं आपके लिए, आपके सारे व्यूअर्स के लिए जो इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं। आप सबके भविष्य की बहुत अच्छी शुभकामनाएं राहुल, आपको और आपके सभी व्यूअर्स को 2026 की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। ओम नमः शिवाय। थैंक यू।